नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल चल रहा है, जहां पर भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहा और एक प्रचंड स्कोर की तरफ बढ़ रहा है। सारा डिटेल देंगे आगे आपको, लेकिन उससे पहले बताते हैं इस बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत की प्रचंड पारी। रोहित शुभमन ने दी शानदार शुरुआत, विराट शतक के करीब। श्रेयस की भी शानदार 50, विराट स्कोर की तरफ बढ़ा भारत। मजबूत ग्लोबल संकेतों से बाजार में दमदार व्यापार। सेंसेक्स 700 पॉइंट से ज्यादा तो निफ्टी 232 अंक चढ़कर हुआ बंद। निफ्टी बैंक में भी 310 पॉइंट की रही तेजी। रियल्टी आईटी मेटल शेयर्स ने बनाया दम। सीमेंस ग्रुप सीमेंस इंडिया में खरीदेगी 18% हिस्सेदारी। 2.1 अरब यूरो में होगा सौदा। डील के बाद सीमेंस इंडिया अपने एनर्जी कारोबार को करेगी अलग। डीमर्जर के बाद बाजार में लिस्ट होगी सीमेंस एनर्जी। पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग से नोटिस। समन्वयक केजरीवाल को 16 नवंबर तक देना होगा जवाब। जम्मू कश्मीर के डोडा में बड़ा हादसा, बस खाई में गिरी, 39 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री ने किया 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। उत्तराखंड में टनल हादसे में फंसी जानों को बचाने की जंग जारी। जमीन फिर धंसने से बड़ी दिक्कत है, आज रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने की उम्मीद। हमास के आतंकियों के सफाई के लिए गाजा के अस्पताल में घुसी इजरायली सेना। टैंक और कमांडो से ऑपरेशन शुरू। और नहीं रहे सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा। मुंबई के अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट से हुआ निधन। लखनऊ में होगा अंतिम संस्कार। तो इन तमाम खबरों के बीच सबसे पहले बात क्रिकेट वर्ल्ड कप की। तो आज भारत और न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल रहे हैं। इस नॉकआउट मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। कप्तान रोहित शर्मा ने अपने फैसले को सही साबित करते हुए भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। रोहित ने 29 गेंदों में ताबड़तोड़ 47 रन बनाए। उनके साथ ओपनिंग के लिए उतरे शुभमन गिल ने भी अपने रंग दिखाए और शानदार खेल दिखाते हुए हाफ सेंचुरी लगाई। हालांकि वो मांसपेशियों में खिंचाव आने के बाद मैदान से बाहर चले गए, लेकिन उसके बाद मैदान पर उतरे विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने भी शानदार खेल दिखाया है। विराट कोहली अपने शतक के काफी करीब पहुंच गए और आज अगर विराट अपना ये शतक पूरा करते हैं तो वो सचिन तेंदुलकर का वनडे में 39 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ये आज उनकी 5वीं सेंचुरी होगी। इसके अलावा श्रेयस अय्यर भी शानदार अर्धशतक लगा चुके हैं और भारत जो है एक विशाल स्कोर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब खेल के अंतिम 10 ओवरों में पहुंच गया भारतीय पारी के और यहां से और शानदार बैटिंग देखने की उम्मीद है। तो ये भारत ने 290 रन का जो उसका स्कोर है उस पर अभी तक सिर्फ 1 विकेट गिरा है और भारत की शानदार बल्लेबाजी जारी है। और इसके अलावा विराट सचिन का एक रिकॉर्ड तो तोड़ेंगे, लेकिन एक रिकॉर्ड उन्होंने यहां पहले ही तोड़ दिया है और वो है कि उन्होंने वह एक विश्व कप में जो सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड था उसमें सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है। अब इस मामले में विराट कोहली एक विश्व कप मुकाबले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इसके अलावा रोहित शर्मा ने भी एक रिकॉर्ड बनाया है। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अब रोहित शर्मा ने अपने नाम कर लिया है। इधर टीम इंडिया की जीत के लिए गंगा आरती। वाराणसी में टीम इंडिया के लिए आज गंगा आरती की गई। देश के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पर टीम इंडिया की विजय के लिए लोग अलग अलग तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें वाराणसी की जहां पर गंगा आरती की गई टीम इंडिया की अच्छी खेल के लिए, उनकी जीत के लिए।
और अब बात करेंगे बाजार की। आज मजबूत ग्लोबल संकेतों से बाजार में तेजी रही। इसी के साथ बाजार बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 742 अंक चढ़कर 65,776 पर पहुंचा तो निफ्टी 232 अंक चढ़कर 19,675 पर। आज सबसे ज्यादा तेजी हमने रियल्टी आईटी शेयरों में देखी, साथ ही मेटल, ऑटो, तेल, गैस शेयरों में आज खरीदारी थी। आइए मार्केट का पूरा हाल समझते हैं। हमारे साथ है हमारे सहयोगी यतिन मोहता। तो यतिन, आज सबसे ज्यादा एक्शन कहाँ रहा इस प्रचंड तेजी के बीच? देखिए, आज भारतीय बाजारों की बात करें तो जो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया उसके बाद मार्केट में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी हमने देखी ग्लोबली, जिसका असर भारतीय बाजारों पे भी पड़ा। अगर हम मार्केट्स की बात करें तो ज़बरदस्त तरीके से यहाँ खरीदारी दिखी। अगर हम आज के गेनर्स की बात करें तो आईटी स्टॉक्स में से आपको टेक महिंद्रा और इन्फोसिस जैसे काउंटर्स में तेजी दिखेगी। तो अच्छे रिजल्ट्स के बाद आइशर मोटर्स और मेटल्स में से हिंडाल्को जैसे शेयरों में 3 से 4% की तेजी रही। फ्लिप साइड पे थोड़े ही शेयर्स गिरने वाले थे। बहुत मामूली गिरावट आपने पावर ग्रिड, इंडसइंड बैंक और डॉक्टर रेड्डीज लैब्स में देखी। लेकिन आज निफ्टी का टॉप लूजर बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व बने और दोनों ही स्टॉक्स में 2-2% की डाउनटिक आपने इंट्राडे में आती हुई देखी। मिड कैप्स की बात करें तो जबरदस्त एक्शन यहां देखने को मिला। नेटवर्क 18 के शेयर में 10% की तेजी, तो मोतीलाल ओसवाल और एंजल वन जैसे ब्रोकिंग स्टॉक्स में आपने 10-10% के मूव देखे। और मन्नापुरम फाइनेंस, मॉर्गन स्टैनली के अपग्रेड के बाद और अच्छे Q2 के रिजल्ट्स के बाद शेयर में आपने 7-8% की बढ़ोतरी देखी। एफएनओ का टॉप गेनर ये रहा। इसके अलावा लूजिंग साइड पर नैटको फार्मा, क्रेडिट एक्सेस, ग्रामीण, विजय डायग्नोस्टिक्स जैसे शेयर्स में हल्की फुल्की मंदी आपने ओवरऑल बेसिस पे देखी। तो यहाँ पर हमने देखा कि बाजार ने भी आज ऑलमोस्ट वही रंग दिखाया जैसे भारतीय क्रिकेट टीम दिखा रही है। वहां पर भी शानदार खेल और यहाँ पर भी शानदार तेजी। लेकिन बाजार के फोकस में आज सीमेंट का शेयर रहा, जिसमें बड़े डिमर्जर का ऐलान हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, सीमेंस ग्रुप सीमेंस इंडिया को हिस्सेदारी भी बढ़ाने जा रही है। इस कॉम्प्लेक्स डील को भी समझाएंगे यतिन मोहता। तो यतिन, थोड़ा डिटेल में बताइए इसके बारे में। तो सीमेंस के प्रमोटर ग्रुप में आपने एक बड़ा अनाउंसमेंट देखा आज जर्मन स्टॉक एक्सचेंजेस पे। सीमेंस एजी और सीमेंस एनर्जी के अंदर ये जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आई। सीमेंस एनर्जी अपना एक 18% का हिस्सा सीमेंस एजी को बेचेंगे 2 बिलियन यूरोस के आसपास, क्योंकि सीमेंस एनर्जी की हालत बहुत ही खस्ता है। बैलेंस शीट को सुधारने के लिए ये पर्टिकुलर कदम उठाए गए हैं। ऑब्वियसली इस पे कोई सीधा असर आपको देखने को नहीं मिलेगा सीमेंस इंडिया में, लेकिन सीमेंस एजी ने ये भी अनाउंस किया कि वो सीमेंस इंडिया के बोर्ड के समक्ष एक प्रपोजल रखेंगे जिसके अंदर सीमेंस का जो एनर्जी कारोबार है उसको अलग करके अलग से उसको लिस्ट किया जाए। ऑब्वियसली जो प्रक्रियाएं हैं, जो अप्रूवल्स हैं और जो फाइनल प्रपोजल है वो तो सीमेंस इंडिया के बोर्ड को डिसीजन लेना होगा और स्टॉक एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म करना होगा। लेकिन जो प्रेस रिलीज जर्मन एक्सचेंजेस पे फाइल की गई उससे बहुत सीधी बात यह है कि सीमेंस इंडिया का डीमर्जर लगभग होना तय है, जहां एनर्जी बिजनेस जो कि अभी 35% आय को कंट्रीब्यूट करता है उसका डीमर्जर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और ऑब्वियसली क्योंकि सीमेंस एनर्जी 24-25% होल्ड करती है सीमेंस इंडिया में, तो उसमें से एक बड़ा चंग 18% का वो सीमेंस एजी को बेचेंगे। पिछले हफ्ते ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी कि 18% 20% हिस्सेदारी बाजार में बिकने को आएगी, लेकिन ये की हैंगओवर जो था उसको हटाते हुए एक मैनेजमेंट ने क्लैरिटी दी है। और इन दोनों चीजों के बाद जो है शेयर में आज 2 से 2.5% की तेजी आती हुई नजर पड़ी। जी शुक्रिया। इधर सीबीडीटी चेयरमैन नितिन गुप्ता का कहना है कि इस साल करीब 60 से 70% टैक्स पेयर्स न्यू सिस्टम में शिफ्ट होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिस्टम को सरल बनाया जा रहा है और छोटे छोटे कदमों से कई बड़े सुधार हुए हैं। टैक्स लिमिट को लेकर अभी बजट में क्या आएगा ये बताना थोड़ा मुश्किल है। छोटे छोटे स्टेप हम ले रहे हैं और मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा ट्रस्ट डेवलप हुआ है। पिछले 2 साल से रिटर्न फाइलिंग की डेट ना बढ़ना, एक टैक्स डिसिप्लिन पैदा होना और जिस तरह से हम चाहते हैं कि हम उनको सर्विस करें, अगर कोई ग्रीवांस है उसको रिड्रेस करें, तो ये सब मेजर्स हैं जिसमें हमारा प्रयास पूरा है। सर, एक मेजर सहूलियत थी कि जो न्यू सिंप्लीफाइड टैक्स रिजीम आया उसकी वजह से भी लोगों को टैक्स भरने में काफ़ी आसानी हो रही है। उसको लेकर क्या आने वाले दिनों में भविष्य में योजना है, क्योंकि आपने पिछले दिनों कहा था कि 75% लोग इसमें शिफ्ट हो सकते हैं। क्या उसके लिए रोड मैप है सर? क्या आपको लग रहा है कि इस साल का जो टैक्स रिटर्न आएगा तो उसमें 75% दिखेगा? मेरा हमेशा मैंने 60 से 70% लोग शिफ्ट कर जाएंगे और मैं काफ़ी होपफुल हूँ इस बारे में। नई जो न्यू मॉडिफाइड रिजीम है जो फाइनेंस एक्ट 23 में आई, वो इतनी यूजफुल होगी, इतनी सिंप्लीफाइड है और टैक्स पेयर फ्रेंडली है। कोई आपको रिकॉर्ड नहीं रखना, कोई आपको उसका कोई लेखा जोखा नहीं रखना, सिंपल तरीके से टैक्स देना है।
तो उसका बेनिफिट मेरे को लगता है टैक्स पेयर्स लेंगे। और वॉलंटरी स्कीम है, देखिए सरकार इससे अधिक सुविधा दे नहीं सकती थी कि वॉलंटरी है, आपको पुरानी रिजीम में रहना है, अगर वो आपको इन टर्म्स ऑफ टैक्स बेनिफिट देती है तो वो उसमें भी रह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारा जो नई जनरेशन है, जो मिलेनियल्स हैं, जो वो इसमें डेफिनेटली शिफ्ट करेंगे और जो जो उसमें सहूलियत मिल जाएगी, टैक्स की राहत मिलेगी, वो फार वे करेगी। और एग्जम्पशंस और कम हो सकते हैं क्योंकि नए टैक्स रेजिम को बढ़ावा देना है। देखिए अभी तो जो स्थिति है सामने है, वो जो हम अगले जुलाई में रिटर्न फाइल करेंगे उसके लिए है, और लेट अस सी कि बजट में क्या होता है। और अब बात करेंगे 2024 के सेमीफाइनल यानी कि इस वक्त हो रहे विधानसभा चुनाव। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर मतदान होना है, वहीं छत्तीसगढ़ में दूसरे और अंतिम राउंड की वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले राउंड में छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। रमन सिंह जी के 15 साल के शासन में हमने छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाया। भूपेश कक्का, आपने क्या किया? कांग्रेस पार्टी का एटीएम बनाकर रख दिया, एटीएम बनाकर। जब भी कांग्रेस पार्टी को पैसा चाहिए, छत्तीसगढ़ सरकार का कार्ड स्वैप करते थे और अंदर से पैसा कांग्रेस पार्टी को जाता था। हजारों करोड़ रुपए का घपला घोटाला करा। मैं तो छत्तीसगढ़ में जहां जहां जाता हूं, वह सब जगह कहते हैं 30% भूपेश कक्का। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को वोटिंग है। दोनों राज्यों में कांटे की टक्कर में कौन किस पर भारी, आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के झारखंड दौरे पर हैं। आज पीएम मोदी भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली अलीहाउत गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बिरसा मुंडा की प्रतिमा को पुष्पांजलि दी। पीएम मोदी बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू गांव जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। झारखंड से प्रधानमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर 24,000 करोड़ रुपए की आदिवासी कल्याण परियोजनाओं का ऐलान किया। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 15वीं किस्त भी जारी की। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, झारखंड को क्या सौगातें मिली हैं आज? प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के झारखंड दौरे पर है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर उन्होंने 24,000 करोड़ रुपए की आदिवासी कल्याण की परियोजनाओं का ऐलान किया। इस योजनाओं के तहत आदिवासी पिछड़े हुए आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। 22 राज्यों के आदिवासियों के पास मूलभूत सुविधाएं, सड़क, पानी, बिजली उन तक पहुंचाई जाएगी। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड को 7200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की सौगात भी दी। बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़े हुए कुछ प्रोजेक्ट को लॉन्च भी किया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि के 15वीं किस्त भी जारी की। 18,000 करोड़ रुपए की इस किस्त से 9 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आज गौरव यात्रा की शुरुआत भी हुई। ये यात्रा 2 महीने तक चलेगी और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएगी। जी शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूंटी में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी भी दिखाई। ये यात्रा 26 जनवरी 2024 तक चलेगी। ये यात्रा आज 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती 15 नवंबर से शुरू करके अगले साल 26 जनवरी को तक उसको चलाया जाएगा। इस यात्रा में सरकार मिशन मोड में देश के गांव-गांव जाएगी। हर गरीब, हर वंचित को सरकारी योजनाओं का जो हकदार है
उसके हक के लिए उसको लाभार्थी बनाया जाएगा, उसको इस योजना पहुंचे उसकी व्यवस्था की जाएगी। 19 नवंबर को छठ पूजा है। इसके लिए बड़ी संख्या में लोग ट्रेनों के जरिए अपने घर आ जा रहे हैं। इसके लिए रेलवे ने भी तैयारी की है और रेलवे स्टेशनों पर खास इंतजाम किए। हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तैयारियों का जायजा लिया। छठ के मौके पर यूपी और बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं और मैं जहां मौजूद हूं ये आप देख सकते हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अजमेरी गेट साइड का ये एरिया है जहां पर अलग से एक होल्डिंग एरिया बनाया गया है और ये जो पूरी व्यवस्था है ये छठ के मौके पर जो यात्री बिहार, पटना, रांची की साइड जाना चाहते हैं उनके लिए किए गए हैं। ऑन द स्पॉट यात्रियों को टिकट मिल सके इसकी व्यवस्था की गई है। यात्रियों को ये जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से आप मोबाइल पर ही यूटीएस डाउनलोड करके अपने टिकट काट सकते हैं और जो लोग यहाँ पर टिकट कटवाना चाहते हैं उनके लिए अनरिजर्व्ड और रिजर्व दोनों कैटेगरी के काउंटर्स यहाँ पर लगाए गए हैं और यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी ट्रेनों का उनके लिए खास इस तरह की स्क्रीन लगाई है जिस पर छठी मैया के भजन लगाए गए हैं। इसके अलावा आपको दिखाना चाहेंगे कि यात्रियों को कुछ खान पान में दिक्कत ना हो इसके लिए फूड स्टॉल भी यहाँ पर लगाए गए हैं और जो स्क्रीन जो अक्सर हमें रेलवे स्टेशन के मेन एरिया में दिखाई देती है वैसी ही एडिशनल स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई है ताकि जो यात्री यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं उन्हें रियल टाइम जानकारी ट्रेन के बारे में मिल सके। मैं आपको बता दूं कि छठ के मौके पर उत्तर रेलवे की तरफ से 800 से ज्यादा ट्रेनें चलाई जा रही हैं और साथ ही साथ दिल्ली से पटना वंदे भारत ट्रेन भी चलाई गई है। 12 फेरे राजधानी स्पेशल के भी लॉन्च किए गए हैं। तो जो पूरी व्यवस्था है वो खास तौर पर इसी के मद्देनजर की गई है कि यात्रियों को छठ के मौके पर जो जाना चाहते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश की साइड उन्हें कम से कम असुविधा हो। एडिशनल हम लोगों ने गाड़ियां भी रखी है, जैसे किसी डायरेक्शन के लिए या किसी खास जगह के लिए भी दिखता है कि बहुत भीड़ है और डिमांड उस तरफ की है तो हम लोग एकदम शॉर्ट नोटिस पे उस सेक्शन के लिए उस स्टेशन के लिए दूसरी ट्रेन भी इमीडिएटली प्लेटफॉर्म में प्लेस करके यात्रियों को उसमें रवाना कर रहे हैं। तो क्याओस इतनी भीड़ एक साथ आने के कारण होता है बट वी आर ट्राइंग टू मैनेज इट और अभी तक जो लग रहा है क्योंकि आपने देखा होगा और हमारे सभी अधिकारी भी फील्ड में हैं। परसों की बात है दिवाली के एक दिन पहले जब बहुत भीड़ थी डीआरएम साहब खुद भी रात को 12 बजे तक प्लेटफॉर्म पे थे, क्राउड को मैनेज किया, ट्रेन का संचालन प्रॉपर ढंग से हुआ जिससे कि कोई दिक्कत नहीं। सर आखिरी में हम मिनी कंट्रोल रूम में इस वक्त मौजूद है, अगर आप बता सके कि क्या कुछ अरेंजमेंट यहाँ पर किए गए हैं, किस तरह से पूरे सिस्टम को सर्विलांस पे रखा गया है? मिनी कंट्रोल रूम में दोनों चीज हो रहा है, एक तो सभी पूरे सीसीटीवी के फीड आ रहे हैं, कौन सी गाड़ी कहाँ जा रही है उसके बारे में जानकारी है, प्लस हमारे सभी विभागों के अधिकारी यहाँ बैठे हैं तो कोई भी इशू हो कोई भी दिक्कत हो तो फर्स्ट रिस्पांस जो होता है इमीडिएट रिस्पांस यहाँ से वो करते हैं। तो इंतजाम तो काफी किए जा रहे हैं लेकिन देखिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बिहार जाने वाली ट्रेनों की क्या हालात है। प्लेटफॉर्म पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और जहां मैं हूँ ये है प्लेटफॉर्म नंबर 16। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बिहार जाने वाली ज्यादातर ट्रेनें इसी प्लेटफॉर्म से जाती हैं और आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर हजारों की तादाद में यात्री मौजूद है जो छठ के मौके पर बिहार की तरफ जा रहे हैं और कुछ यात्रियों से मैं बात करूंगी। आप बताएं कि आप कौन सी ट्रेन में जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? संपर्क क्रांति से जाना है पटना में, मुझे सीट नहीं मिला और स्पेशल ट्रेन बनी हुई है उसमें भी मुझे सीट नहीं मिला तो मैं इसी तरीके से मतलब वेटिंग में जाऊंगा किसी तरह। तो आपने कब बुक करवाई थी सीट? मैम 1 मंथ हो गया मैम। 1 महीना पहले आपने करवाई थी। भैया आपने किधर जाना है? हमें समस्तीपुर जाना है मैम। अच्छा, तो आपकी ट्रेन में टिकट कंफर्म है? यस मैम कंफर्म। आप बताएं। सब कुछ मिल जाना। कई कुछ लोगों के हाथ में अभी भी निराशा लग रही है, जिस तरह से इन्होंने बताया कि टिकट नहीं मिल पाई है। जो यहाँ पर पूरा क्राउड आप देख रहे हैं, इसको मैनेज करने के लिए रेलवे की तरफ से एक मिनी कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इस मिनी कंट्रोल रूम के अंदर मैं आपको लेकर जाऊंगी और दिखाएंगे कि किस तरह से जो प्लेटफॉर्म पर मैनेजमेंट है उसको यहाँ पर मॉनिटर किया जा रहा है। आप देखेंगे कि बाकायदा यहाँ पर स्क्रीन लगाई गई है, अलग अलग एंगल पर जो सीसीटीवी कैमराज है उसकी लाइव फीड यहाँ पर मौजूद है और इसी को मॉनिटर करते हुए अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कमर्शियल, इंजीनियरिंग और मेडिकल, मतलब हर एक डिपार्टमेंट के अधिकारियों को यहाँ पर बिठाया गया है ताकि जो लाइव फीड जितनी भी चहल पहल, जितनी भी फुटफॉल रेलवे स्टेशन पर हो रही है उस पर नजर रखी जा सके। और सबसे खास बात सुरक्षा
को पुख्ता किया जाए। इसके लिए यहाँ पर आरपीएफ की तरफ से भी पूरा सेटअप किया गया है। आप देख सकते हैं सामने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो करीब 194 सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, उसकी लाइव फीड यहाँ पर मॉनिटर की जा रही है ताकि कोई अनहोनी घटना यहाँ पर ना हो सके। तो ये तमाम तैयारियां रेलवे की तरफ से की गई है ताकि छठ के मौके पर, जो कि एक काफी क्रूशियल टाइम रेलवे के लिए होता है, खासतौर पर मैनेजमेंट को लेकर, उसमें कोई चूक ना हो। दीपाली नंदा, दिल्ली। समाचार में बात करेंगे इजराइल और हमास के जंग की। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। अब इजरायली सेना ने हमास के खिलाफ अपना लक्षित ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दरअसल इजरायली सेना ने अल शिफा हॉस्पिटल में छिपे हमास आतंकियों से सरेंडर करने के लिए कहा है, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में इजरायली सेना अल शिफा हॉस्पिटल में घुसकर हमास के आतंकियों के खिलाफ अपने अभियान को आगे बढ़ा रही है। साथ ही हॉस्पिटल को खाली कराना भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि युद्ध की वजह से इस हॉस्पिटल में ना तो बिजली है और ना ही डॉक्टरों के पास इलाज करने के लिए जरूरी मेडिकल सामग्री। अल शिफा हॉस्पिटल में सैकड़ों मासूम जिंदगी से जंग भी लड़ने को मजबूर हैं। अमेरिका सहित पूरी दुनिया अल शिफा के हालात पर चिंता जाहिर कर रही है। और अब बात सांसों के संकट यानी कि दिल्ली में हो रहे बेतहाशा प्रदूषण की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का प्रकोप घटने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। फिर से राजधानी के कई इलाकों में AQI 450 के पार निकल चुका है। आज की सुबह की ही बात करें तो दिल्ली के कुछ इलाके जैसे आनंद विहार का AQI 450, आरके पुरम का AQI 413, पंजाबी बाग का 418 और ITO का AQI 400 रहा। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में अब प्रदूषण के साथ साथ कोहरा भी छाना शुरू हो जाएगा। हालांकि इससे पहले 10 नवंबर को दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली थी। लेकिन फिर दिवाली के मौके पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जो पटाखे यहाँ चलाए गए, उसने दिल्ली की हवा की गुणवत्ता को खराब किया। एनसीआर की हवा की गुणवत्ता को बेहद खराब कैटेगरी में पहुंचा दिया। आज जम्मू कश्मीर के डोडा में एक बड़ा हादसा हो गया। एक बस बेकाबू होकर करीब 300 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 39 सवारियों की मौत हो गई है और करीब 19 सवारियां घायल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ितों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। LG मनोज सिन्हा ने हादसे पर दुख जताया है। बस किश्तवाड़ से जम्मू जा रही थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उत्तरकाशी में सिलक्यारा बड़कोट सुरंग के अंदर फंसे करीब 40 मजदूरों को 3 दिन बाद भी निकाला नहीं जा सका है। रेस्क्यू करने के लिए प्रशासन की कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। ऐसे में अब मजदूरों का सब्र भी टूट रहा है। टनल में फंसे मजदूरों को हालत खराब अंदर हो रही है। ये जानकारी मिलने के बाद उनके साथियों ने टनल के बाहर प्रदर्शन किया और पुलिस के बैरिकेडिंग्स को भी गिरा डाला। हालांकि मजदूरों को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है। सुरंग में पाइप से एस्केप सुरंग बनाने के लिए खुदाई भी शुरू हो चुकी है। जल्द ही मजदूरों को बाहर निकाले जाने की उम्मीद है। सहारा इंडिया ग्रुप के फाउंडर सुब्रत राय सहारा का मंगलवार को निधन हो गया। लंबी बीमारी के बाद 75 साल के सहारा श्री ने मुंबई में अपनी आखिरी सांसें ली। 12 नवंबर को अचानक तबीयत खराब होने के बाद उन्हें कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। लखनऊ की सहारा सिटी में उनका अंतिम संस्कार होगा। फिलहाल उनका शव लखनऊ पहुंच गया है। सुब्रत राय के निधन पर कई दिग्गजों ने शोक जताया है। मिशन स्वच्छता और पानी की खास पेशकश में आज हम आपको त्रिची में रहने वाली कमलम की प्रेरणादायक कहानी दिखा रहे हैं। कम्युनिटी टॉयलेट में एक साधारण सैलरी लेने वाली महिला से लेकर एक ट्रेनर और आध्यात्मिक लीडर बनने तक कमलम की यात्रा समाज में बड़े बदलाव का एक सबूत है। यही नहीं, उन्होंने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए समान अवसरों और अधिकारों के लिए भी एक मुहिम छेड़ रखी। नमस्ते, मेरा नाम है कमलम और मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। मुझे 15 साल की उम्र में ही एहसास हो गया कि मेरी असली पहचान क्या है। मैंने अपनी शिक्षा 8वीं कक्षा तक पूरी की है। स्कूल खत्म होने के बाद मैंने शास्त्र और धार्मिक संस्कृति के बारे में पढ़ाई की है और अब मैं मंदिर में अनुष्ठान करती हूँ। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान के एक हिस्से के रूप में समाज सेवा भी करती हूँ। अपनी तरफ से जितना हो सके मैं करती हूँ। मैंने काफी सारे प्रयास किए। रोजगार कार्यालय में मैंने एक प्रार्थना पत्र जमा किया क्योंकि वहाँ नौकरी के लिए कोई विशेष शर्तें नहीं थी।
इस बात का हर साल वैकुंठा एकादशी के अवसर पर विज्ञापन दिया जाता है। मुझे उसी से पता चला था। मैं तमिलनाडु में पहली ट्रांसजेंडर सैनिटेशन वर्कर हूँ। कमलम, ऐसे ही मेरा नाम लिखा गया। हमारे आसपास साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आज भी घरों में शौचालय की कमी है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये शौचालय साफ रहे और दूसरों को इनकी महत्व के बारे में जागरूक करे। हमें वो पहचान और अधिकार प्रदान करे जिसके हम हकदार हैं। यदि सफाई की सरकारी नौकरी दी जाए तो हम इनकार नहीं करेंगे। बस एक बार नौकरी देकर तो देखिए। और अब जाते जाते वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से एक बड़ी खबर। विराट कोहली ने आज वानखेड़े में जबरदस्त पारी खेली और शतक बनाया। कोहली अब वनडे में सबसे ज्यादा शतक जमाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। विराट कोहली ने वनडे में 50वां शतक लगा दिया और उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये कामयाबी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में उन्होंने कुछ देर पहले हासिल की।